अब हमने जो कल बताया था उससे आगे कि मान लेते हैं हम आपसे कहें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये है ABC और इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं। और इसके जो साइड है, हर एक साइड A है। तो अब हमें किसी एक वर्टेक्स पर लगने वाला फोर्स बताना है। क्या है क्वेश्चन? चार्जेस ईच cube are placed at the vertices of equilateral triangle. Calculate force at charge on A. Given side of triangle is A. तो अब क्या होगा भाई? इस वाले चार्ज के ऊपर एक तो ये फोर्स लगाएगा, इस वाले चार्ज पे एक ये फोर्स लगाएगा। ये जो ए पर चार्ज रखा है, इस चार्ज को कौन कौन फोर्स लगाएंगे इस चार्ज पे? एक तो ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और एक इस पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स निकालेंगे हम पहले। अब इस पर ये लगा रहा है FAB का मतलब फोर्स ऑन ए पे लग रहा है बाई बी। ए पे फोर्स लगाया बी ने, क्या होता है? क्योंकि देखो इस वाले चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा और इस वाले चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स लगाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे तीन चार्ज रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसके वर्टिसेस पर तीनों चार्ज रखे हुए हैं। अब आपको क्या निकालना है कि कितना फोर्स किसी एक वर्टेक्स पर कितना फोर्स लगेगा। क्योंकि देखो इस चार्ज, ये वाला जो चार्ज है, इसके ऊपर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और इसके ऊपर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। ये इसको फोर्स लगा रहा है एफ ए बी का मतलब ए पे लग रहा है फोर्स, और किसने लगाया? बी ने। 1/4 पाई फॉर्मूला होता है Q1 Q2/R²। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको के मान लेते हैं। के कैलकुलेशन से बचने के लिए Q1 इन दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स, तो Q1 भी Q हो गया और Q2 भी Q हो गया। और डिस्टेंस ए से बी तक की बीच की डिस्टेंस क्या है?
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक साइड बराबर होंगी ए स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये फोर्स लगा ए पर बी ने। अब इस फोर्स की डायरेक्शन, तो देखो बच्चों क्या होता है, ये जो ए है ना, हमें पहली बात तो फोर्स हमें ए पे निकालना है। ए पे निकालने का मतलब जो हम एरो बनाएंगे वो ए पे बनाएंगे। अब ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल। बी पर भी प्लस क्यू चार्ज है, ए पर भी प्लस क्यू चार्ज है, रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब ये चार्ज इसको, क्योंकि हमें तो फोर्स तो हमें ए पे निकालना है, तो एरो जो हम बनाएंगे वो ए पे बनाएंगे, बी पे नहीं बनाएंगे। ये इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ पुश करेगा, यानी कि रिपेल करने का मतलब ये, दिस इज एफ ए बी, बाहर की तरफ पुश करेगा। ठीक इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, ए पर दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, ये सी। ए पर फोर्स सी लगाएगा, एफ ए सी, यानी फोर्स ऑन ए बाई सी। तो क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए फिर वही चीज आ रही है, 1/4πε0 को तो हमने कुछ मान लिया के, इसको पूरे को हमने के ले लिया। Q1 दोनों पे चार्ज Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और डायरेक्शन देख लें जरा, ए पर प्लस क्यू चार्ज है, सी पर प्लस क्यू चार्ज है, हम फोर्स ए पे निकाल रहे हैं, यानी कि एरो हमें ए पे बनाना है। ए पर सी प्लस क्यू चार्ज को ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब ए को बाहर की तरफ पुश करेगा, दिस इज एफ ए सी। इट मीन्स ए पर एक तो फोर्स ये आ गया एफ ए बी, और एक ये आ गया एफ ए सी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये देखो 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो अब आप ये देखिए, एक खास बात तो ये है कि इसमें दोनों फोर्स बराबर आ रहे हैं। एफ ए बी और एफ ए सी दोनों ही की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। इसको हमने आसान करने के लिए एक्स मान लिया, और ये देखिए कि क्या ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन से लॉ से निकलता है भाई, कौन सा ऐसा लॉ है जो इन दोनों का रिजल्टेंट देगा, पैरेललोग्राम लॉ। हाँ, रिजल्टेंट एक बच्चा बोला बस, ऑफ ए बी एंड ए सी इज, देख लो क्या बात है, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए सी कॉस 60 डिग्री। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लगाया था 11 में, कितने बार पढ़ा है कि दो अगर एंगल पे बन रहे हैं दोनों के बीच में। अब हमने अपनी आसानी के लिए एफ ए बी को और एफ ए सी को दोनों को एक्स मान लिया है।
cos 60 1/2 एफ ए बी और एफ ए सी, ए पर जो बी ने फोर्स लगाया और ए पर जो सी ने फोर्स लगाया, दोनों हमने बराबर थे, तो बार बार इतनी बड़ी टर्म उतारने से बचने के लिए हमने इसको एक टर्म मान ली एक्स। तो इसकी जगह भी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह भी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह एक्स, इसकी जगह एक्स, cos 60 1/2। तो ये आ गया भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 3x स्क्वायर, दैट इज x√3। और अब आपने फोर्स जो आ गया आपका x√3, इसमें x की वैल्यू रख दो, k² / a²√3। ये आ गया नेट फोर्स जो ए पे लगा, नेट फोर्स एट ए। ए पे नेट फोर्स जो लगा वो इतना लगा। तो वही बताइए, समझ में आ गया सबके? यस सर। ऐसे ही हमने क्या दिया कि एक चार्ज ये है 2 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज ये है 3 माइक्रोकूलम का, ठीक है, ये दो चार्ज है। और ये दोनों चार्ज जो है, या इन दोनों चार्ज को हमने 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इन दोनों चार्ज को टच करा दिया आपस में, दोनों को आपस में टच कराया, फिर से वहीं रख दिया। तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? 2 चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम and 3 microcoulomb are 10 centimeter apart. They touch they are made in contact to each other and then placed at the same distance. Find change in force. फोर्स में क्या चेंज आया, ठीक है भाई, कितना फोर्स में चेंज आया नहीं। तो अब देखो, पहली बात हम क्या करेंगे कि बिफोर दे टच टू ईच अदर, टच करने से पहले, जब तक उन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया है, फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू सबको पता है, 9 × 10⁹। Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर बना दिया, 10⁻²। अब ये आपका देखो 9 × 10⁹, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶, और ये आ जाएगा 10⁻²।
यानी ये आपका 5.4 न्यूटन आ गया, इसे कैलकुलेट कर लेना। इतने न्यूटन का फोर्स पहले लग रहा है, टच कराने से पहले इन दोनों के बीच में 5.4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमने क्या किया, इन्हें दोनों को टच कराया। और मैंने कल भी बताया था कि जब हम दो चार्ज को टच कराते हैं तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में चला जाता है, और दोनों पे कितना चार्ज आता है। अगर Q1 चार्ज को Q2 चार्ज से टच कराएं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे में जाएगा, और दोनों पे कितना चार्ज आएगा। Q1 plus Q2 by 2। Q1 प्लस Q2/2 इतना चार्ज आएगा। बताया था नहीं बताया था कल। तो इसका मतलब दोनों को टच कराने पे व्हेन दे टच टू ईच अदर, जब हम इसको एक दूसरे टच कराते हैं वो चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। टच कराने से क्या होता है, चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, एंड बोथ गेट Q1 प्लस Q2/2। जब भी हम किसी दो चार्ज को टच कराएंगे तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे में जाएगा, और जब तक जाएगा जब तक कि एवरेज ना हो जाए, यानी कि 2 प्लस 3/2 2.5 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब ये हुआ कि अब क्या कंडीशन आ गई कि ये भी 2.5 माइक्रोकूलम का हो गया, और भैया ये वाला भी 2.5 माइक्रोकूलम का हो गया, और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ये फोर्स निकाल लेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4πε0 की वैल्यू सबको पता है, 9 × 10⁹9। 9 × 10⁹9। Q1 हो गया 2.5 माइक्रो, Q2 हो गया 2.5 माइक्रो। डिस्टेंस ये देखो क्या गया, कैलकुलेट कर लो इसे। 9 × 6.25 × 10⁻⁻1 ये आ जाएगा। यानी F2 की वैल्यू आ गई 5.625 न्यूटन। अब बताओ चेंज आ जाएगा, व्हाट इज द चेंज इन फोर्स, बढ़ा या कम हुआ पहले के कंपेयर में। पहले के कंपेयर में, पहले जो फोर्स था उसके कंपेयर में अब 5.625 फोर्स आ गया, तो कम हुआ या बढ़ गया। क्या हुआ, सब पैसे चुप हो गए भाई। पहले फोर्स जो आया था उससे आप कंपेयर करके देखो कितना आया था। बढ़ा या कम हुआ बच्चों। सर बड़ा। बढ़ा। पहले कितना आया था 5.4। 5.4, ये 5.6, इतना तो आंसर देने में इतनी देर लग रही है। बढ़ गया, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन फोर्स कितना हो जाएगा, 5.625 में से 5.4 माइनस कर दो, इतना बढ़ गया।
ठीक है भाई, इतना फोर्स बढ़ के आ गया, ये आंसर आ गया। अब देखिए, हमने कहा टू चार्जेस Q एंड 3Q, यस 5Q ले लीजिए, सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे सेपरेट है, एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक न्यूट्रल बॉडी फर्स्ट टचेस विद क्यू, क्यू से पहले टच कराई, एंड देन टचेस विद दूसरे वाले से टच कराई, एंड फाइनली रिमूव्ड। दो चार्ज रखे हैं, एक क्यू का एक 5Q का, और दोनों के बीच में सेपरेशन है एट ए डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक हमने न्यूट्रल बॉडी उठाई और क्या करा भाई, न्यूट्रल बॉडी को पहले तो हमने +Q चार्ज से टच कराया, फिर हमने 5Q से टच कराया और फाइनली उसे हटा दिया। फाइंड द न्यू फोर्स, अब बताना है हमें कि दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक चार्ज तो ये है Q, एक चार्ज ये है 5Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लिया A है, फोर्स कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह 5Q है, Q1 हो गया Q, Q2 हो गया 5Q, डिस्टेंस का स्क्वायर ये आ गया, एंड दिस इज गिवन 20 न्यूटन। तो इस 5 को उधर ले जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, ये आ गया 20/5 यानी कि 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपने वैल्यू निकाल ली। दो चार्ज, एक +Q का और एक प्लस के 5Q का, दीज आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पर रखे हैं, और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स इन दोनों पे लग रहा है। तो भैया आपने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह 5Q, R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर, ये 20 न्यूटन आ गया। इस 5 को डिवाइड कर दिया 4, इस पूरे टर्म की वैल्यू निकाल ली आपने 4। अब क्या कहा है उसने, दोनों एक न्यूट्रल बॉडी को टच कराते हैं, एक बार Q से। तो देखो भाई, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज कितना होता है
चार्ज प्लस माइनस ऑन न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज की बात हो रही है, तो बॉडी इज 0 when neutral body touches to या with Q, both gets, क्यों भाई, जब हमने न्यूट्रल बॉडी को Q चार्ज से टच कराया तो दोनों पे एवरेज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी कि दोनों के पास कितने चार्ज आ गया, Q/2 का आ गया। जब हमने न्यूट्रल बॉडी को किससे टच कराया, Q से, तो न्यूट्रल बॉडी पे तो 0 चार्ज है, और Q से टच कराया तो मैंने अभी बताया कि अगर Q1 Q2 चार्ज हैं, उन्हें टच कराओगे तो एवरेज दोनों चार्ज ट्रांसफर होगा और दोनों पे एवरेज आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। तो Q1 तो यहां पर हो गया न्यूट्रल बॉडी का चार्ज 0, Q2 हो गया Q 0 प्लस Q/2, दोनों पे Q/2 आ गया, यानी अब इस पे भी Q/2 आ गया। देखो ये जो Q था ये क्या बन गया, Q/2। लेकिन अभी बात यहीं तो नहीं रुक रही, और जो न्यूट्रल बॉडी थी वो कितने की हो गई, Q/2 की। न्यूट्रल बॉडी भी Q/2 की होगी। अब उसको फिर टच कराया, किससे टच कराया, 5Q से। नाउ Q/2 is made in, या Q/2 touches with 5Q। क्यों भाई, अभी हम रुके थोड़ी है इसमें, Q/2 वो जो न्यूट्रल बॉडी थी हमारी, अब वो न्यूट्रल नहीं रही, उस पर भी तो Q/2 आ गया। ऐसा थोड़ी है कि अब वो न्यूट्रल रहेगी, यहाँ का जो Q/2 था उस पर चला गया। तो जो पहले चार्ज यहाँ पर Q था, अब वो Q/2 हो गया, और न्यूट्रल बॉडी पे Q/2 हो गया, उसको हमने टच कराया 5Q पे, देन बोथ गेट्स एक्वायर, कितना चार्ज आएगा, फिर वही Q1 प्लस Q2/2 शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। Q1 हो गया Q/2, Q2 हो गया 5Q/2। क्यों भाई, दोनों पे चार्ज शेयर होगा, फिर से वही Q1 प्लस Q2/2, Q1 हो गया Q/2, और दूसरे वाले का चार्ज Q2 हो गया 5Q, इसी वाला, यानी कि कितना हो गया, 5 2 जा 10 और 1 11 Q/4, यानी कि ये कितने का बन गया, अब 11 Q/4 का। और न्यूट्रल बॉडी पे भी 11 Q/4 आ गया, न्यूट्रल बॉडी पे भी 11 Q/4 आ गया, लेकिन अब उसने कहा है कि फाइन न्यूट्रल बॉडी को रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब बताओ फोर्स, 1/4πε0 Q1, Q2 हो जाएगा 11 Q/4, डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ फोर्स, अब फोर्स आ गया 1/4πε0 Q1 की जगह तो हो गया Q/2, Q2 की जगह 11 Q/4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये देखो ध्यान रखना, 1/4πε0 Q² अपॉन A² की वैल्यू 4 आई थी। हाँ भाई, अब यहां देखना, ये 11/8 बाहर आ जाएगा, और 1/4πε0 Q² अपॉन A² आ गया। 11 और 4 2 जा 8, ये बाहर रखिए, और ये पूरी वैल्यू कितनी थी, क्योंकि ये अभी कितनी आई थी,
सर 4। 4, तो इसकी जगह 4 रख दिया। 4 2 जा 8, यानी 5.5 न्यूटन। ये फोर्स आ गया, इतना फोर्स हो जाएगा। बताइए, आ गया समझ में? क्यों बच्चों? यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है। अब आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है? अगर ये दो चार्ज आपस में ये रखे हुए हैं, दो चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस पे, तो या तो ये अट्रैक्ट ही करेंगे एक दूसरे को या ये रिपेल करेंगे। क्यों? या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। लेकिन फोर्स ये जो आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो है केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कहीं नहीं है इसमें। अब डायरेक्शन देने के लिए वेक्टर फॉर्म आ गई। वेक्टर फॉर्म जब हम लिखेंगे तो हमें इस तरीके से लिखनी है कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए। अब मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे चेंज नहीं होगा? केवल 1 से। किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। हमें वेक्टर फॉर्म बनानी है और इस तरीके से बनानी है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो। एंड इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 आ रहा है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे चेंज ना हो? डेट इज 1 से मल्टीप्लाई। और 1 को हम वेक्टर फॉर्म में क्या कहते हैं? वेक्टर फॉर्म में कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। दिस इज वेक्टर फॉर्म। इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। वेयर r cap is a यूनिट वेक्टर। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अब अट्रैक्टिव होगी तो ऐसे हो जाएगी, रिपल्सिव होगी तो बाहर की तरफ हो जाएगी, लेकिन होगी तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, रिपल्सिव बाहर है तो किसके अलोंग है फोर्स की डायरेक्शन? दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अगर हम आपसे कहें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किधर होगी? दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। चाहे अट्रैक्टिव, देखो अट्रैक्टिव है तब भी तो लाइन के अलोंग है, रिपल्सिव होगी बाहर की तरफ तब भी ऐसी होगी। अब हम यहाँ पर यूनिट आर कैप जो है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है?
किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर को हम मॉड से डिवाइड, वो वैल्यू यहां रख दो, पुट इन 1। देखिए हम रख रहे हैं, ये क्या रखते हैं, 1/4πε। ये देखो, ये स्क्वायर और ये मॉड एक ही बात है, ये दोनों, ये क्यूब हो गया, यानी 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर के मॉड का क्यूब।